थर्ड लेक्चर इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ का। तो बढ़ते हैं इस लेक्चर में। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो इस चैप्टर में चैप्टर 2 है हमारा, ये थर्ड लेक्चर है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में बात करें तो हम पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने बहुत सारे रूल्स के बारे में पढ़ा था, कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था। कंपनी रूल कौन से कौन से तक का था? 1773 से 1858 तक का जो रूल था वो हमने पूरा पढ़ा। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स भी आए, वो सब हमने डिस्कस करे। पहले लेक्चर में अवेलेबल है, जाइएगा और देख लीजिएगा। फिर कंपनी रूल के बाद हमने पढ़ा क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल जो कि है 1858 से 1947 तक का, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपनी रूल, फिर हमने पढ़ा क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल जो कि है 1858 से 1947 तक का। तो इस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा कि 1947 में जो था वो कंट्री जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी दो पार्ट में। एक आईएनसी जो कि इंडिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के लिए, और एक मुस्लिम लीग ने जो कि पाकिस्तान को बनाया। तो जब ये चल रहा था बहुत सारी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लिए चाहिए थी? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि प्रॉपरली गवर्न करे हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को। तो इस चैप्टर में हमने पूरा उसी का डिस्कशन करना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे क्या हुआ। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब पहले स्लाइड में बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। आइए मैं आपको वाइट बोर्ड में समझाता हूँ पूरा, ये यहाँ पढ़ लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1934 में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कब आया था? 1934 में हमारे थे आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये किसने दिया था? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे? एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के हेड रहे थे और बहुत दिग्गज नेता थे। ये आइडिया कब आया था? ये आइडिया उस टाइम पे आया था जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमारा ख़त्म कर दिया था, ठीक है, मतलब सस्पेंड कर दिया था। उस टाइम की बात है ये। पर 1934 में एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर 1935 में, कब? 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया खुद जवाहरलाल नेहरू ने करा। आईएनसी ने खुद डिक्लेयर करा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनेगी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने खुद डिक्लेयर करा। किसने करा? आईएनसी ने। और फिर 1938 में आईएनसी की ओर से, आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हुए जेएल नेहरू ने कहा, जो कि आगे जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पहले। जेएल नेहरू ने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो इंडिया का, वो उसमें आउटसाइड रेफरेंस नहीं होना चाहिए। आउटसाइड रेफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बोला था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर बात करते हैं आगे जाते जाते, ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पास आउट हो गया। जेएल नेहरू ने खुद आके कह दिया। पहले कब हुआ? 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया सजेस्ट करा था, फिर आईएनसी ने खुद ही कह दिया आके, और फिर जेएल नेहरू ने भी कह दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें आउटर बॉडी का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। बट क्या हुआ था 1939 में क्या हुई थी? हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो अलग से मैंने डाल रखी है, वो देखनी हो तो वो भी देख लेना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? अब बात करते हैं 1935 के टाइम की। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन चुकी थी, GOI बन चुकी थी। एक टाइप का इलेक्शन हो चुका था उनके बीच में, ठीक है। GOI बन चुकी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक टाइप का उनमें इलेक्शन भी हो चुका था, ठीक है। और फिर 1937 की बात करूं तो 1937 तो जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे वो सर्व कर चुके थे 28 मंथ्स तक, ठीक है। 28
मंथ्स तक। तो क्लेमेंट एटली ने भी कह दिया था, क्लेमेंट एटली ने क्या कहा था, क्लेमेंट एटली ने कहा था कि 20 फरवरी 1947 तक, 1947 तक, इसके रेफरेंस में बता रहा हूँ मैं, इसके कि देखा था ना कि इंडिया ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ के लीडर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो 20 फरवरी 1947 तक हम इंडिया को जो है वो खाली कर देंगे, ठीक है, इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया था। और इस पे बात करूं तो इस टाइम पे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए ऐसा कह दिया कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया को कम्प्लीटली छोड़ देगा, जैसे मैंने बता दिया आपको पूरी कहानी क्लेमेंट एटली वाली। और उसने कहा बिना डिस्कस करे इंडिया को भी इस वॉर में डाल दिया। पर क्या हुआ था, जो आईएनसी के मेंबर्स थे उन्होंने इसे मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने इसे सपोर्ट करा, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके चक्कर में हमारा आया ऑगस्ट ऑफर आया, इसके चक्कर में ऑगस्ट ऑफर, इसके आगे की कहानी है। एम लक्ष्मीकांत की बुक खोल के बैठना, आपको पूरा समझ आएगा। ऑगस्ट ऑफर में क्या हुआ था, ये 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में आया था हमारा अगस्त ऑफर। इसने क्या कहा था, इसने आईएनसी की डिमांड को पार्शली पास आउट कर दिया था। इसने आईएनसी की डिमांड को पास आउट कर दिया था पार्शली, कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे अगर आप हमारा वॉर में सपोर्ट करेंगे, अगर आप पार्शली हमारा वॉर में सपोर्ट करेंगे। और इसने क्या करा था, इसने जो अगस्त ऑफर आया था, इसने कहा था कि मुस्लिम लीग की डिमांड को भी हम नहीं मानेंगे। मुस्लिम लीग जो कि कह रही थी कि जो विभाजन है देश का वो होगा, एक मुस्लिम लीग पे होगा, एक पाकिस्तान बनेगा और एक इंडिया बनेगा। तो अगस्त ऑफर ने ये मना कर दिया था और इसी के चक्कर में कंप्लीटली ये अगस्त ऑफर जो था वो फेल हो गया था, ठीक है, अगस्त ऑफर यहाँ पे फेल हो गया था। फिर अगस्त ऑफर के बाद आया था हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन हमारा कब आया था, क्रिप्स मिशन आया था हमारा 1942 में। अगस्त ऑफर आया था 1940 में और क्रिप्स मिशन आया था हमारा 1942 में। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था कि जो मुस्लिम लीग्स की डिमांड है उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसने क्या कहा था कि मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसने फॉर्म कर दिया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसने फॉर्म कर दिया था। ये कौन लाया था क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को लाए थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, STAFFORD, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी। अब इनके बाद ये दोनों मिशन फेल हो गए थे, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि एक ऐसा मिशन लाना पड़ेगा जहां दोनों की डिमांड्स को देखना पड़ेगा, दोनों किसकी, मुस्लिम लीग की भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी। जब ये दोनों डिमांड्स को हम सेटिस्फाई कर देंगे तो जो ये है हमारा मिशन पास आउट हो जाएगा। फिर आया हमारा कैबिनेट मिशन जो कि पास हो गया था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन आया हमारा 1946 में। इस टाइम तक क्या हुआ था, इस टाइम तक जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी हमारी 1935 में, वो भी ख़त्म हो जाती है। कब ख़त्म हुई थी वो 1945 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हमारी ख़त्म हो जाती है। और इसमें ब्रिटेन बोलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है। इसके लिए यहाँ से 3 मेंबर्स भेजे जाते हैं। वो 3 मेंबर्स कौन कौन से थे, वो 3 मेंबर थे हमारे, वो 3 मेंबर थे हमारे, देखो ब्रिटेन बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जाएगी, 3 मेंबर भेजे जाते हैं। वो 3 मेंबर थे हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे नाम थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे नाम थे हमारे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर,
ठीक है, A.B. अलेक्जेंडर, ठीक है, इन तीनों को भेजा गया और इन लोगों ने 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को ये जो सब चीज़ें थी ये पास कर दी, ठीक है, 24 मार्च 1946 को ये चीज़ें थी ये पास कर दी बना के। इस मिशन में क्या बोला गया था, इस मिशन का मेन प्लान क्या था कि जो मुस्लिम लीग है कि जो उसको है उसको डिवाइड करा जाएगा आईएनसी में कंट्री को जो है विभाजन होगा आईएनसी में और मुस्लिम लीग के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है, ये बोला गया था इस मिशन में। ठीक हो गया, इतना समझ गए होंगे। इस स्लाइड में यही था। देखो पहला क्या था, इट वॉज इन 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुश्ड फॉरवर्ड। 1935 में आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर करा। द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड एंड प्रिंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑगस्ट ऑफ 1942 स्टेफर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट to be adopted after the World War. The Cripps proposal was rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided. ठीक है. Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected the idea of two constitutional assembly, it put forth a scheme for the constitutional assembly, which more or less satisfied the Muslim League. ठीक है, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम। एम लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज है ये थोड़ी टफ पड़ती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि ये, तो इसको हमने पूरा डिस्कस कर चुका। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड की ओर। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, पूरा आइडिया वगैरह पास हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, तो उसमें अब कंपोजिशन क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब कितने मेंबर होंगे। तो मेंबरों की बात करी जाए तो ये आप पढ़ लीजिए, पहले मैं वो बताता हूँ पूरा स्लाइड में, फिर इजीली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बोली गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो होगी 389। अब 389 में क्या होगा, देखो 389 में से जो होंगी 296, जो 296 होंगी ये ब्रिटिश प्रोविनेंस के अंदर में आएंगी, ब्रिटिश प्रोविनेंस के अंदर में आएंगी। और बची हुई कितनी 93 जो होंगी ये आएंगी हमारी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। अब जो 296 बची हैं ना, ये जो मेरी 296 बची हैं यहाँ पे, ये जो मेरी 296 बची हैं ना यहाँ पे, इसमें से क्या होगा, जो 292 होंगी मेरी 292 वो आएंगी मेरी, जो 292 होंगी मेरी वो आएंगी गवर्नमेंट प्रोविनेंस के अंदर में, 11 गवर्नमेंट प्रोविनेंस के अंदर में, ठीक है। अब ये 11 कौन कौन से थे, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ETC रेफरेंस सेक्शन में जाके देख लेना। और जो 4 होंगी मेरी, जो 4 होंगी उसमें से 292 तो गवर्नमेंट प्रोविनेंस के अंदर में आ गई, 11 गवर्नमेंट प्रोविनेंस के अंदर में। और जो मेरी 4 होंगी 292 में से 4 और भी तो बची, जो मेरी ये 4 सीटें होंगी ये आएंगी कमर्शियल प्रोविनेंस के अंदर में, ठीक है। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी थी, ये 4 चीज़ें मेरी थी दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, और आप रेफरेंस सेक्शन में देख लेना, एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ये वहाँ पे आएंगी। फिर क्या हुआ था, अब भाई ये सीट्स तो बांट दिया आपने, अब ये किस बेसिस पे अलॉट करोगे आप, ये इतनी सीट्स इतने राज्यों में अलॉट किस बेसिस पे करोगे। तो ये जो सीट्स अलॉट हो रही हैं ये हो रही हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे अडॉप्ट, किसके बेसिस पे अलॉट होंगी, ये होंगी मेरी पॉपुलेशन के बेसिस पे अलॉट। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे अलॉट हो गई है। अब देखो क्या होगा कि जो ये सीट्स होंगी इसमें वोटिंग किस हिसाब से होगी, इसमें वोटिंग भी तो होगी भाई, डायरेक्ट तो चुन नहीं लिया जाएगा ना यार, इसमें वोटिंग होगी। अब 296 जो सीट्स बची हैं उसमें वोटिंग किस हिसाब से होगी, जो 296 सीट्स हैं मेरी उसमें वोटिंग होगी, एक तो मुस्लिम लीग करेगी 6 करेंगे और जनरल करेंगे। जनरल में जैन बौद्ध सबको रख लिया। मुस्लिम लीग में क्या था कि इनमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वोट होगा, खाली इसमें मुस्लिम लीग के ही लोग वोट करेंगे, सेम इसमें 6 के और सेम इसमें जनरल के, ठीक है। और जो वोटिंग होगी वो किसके बेसिस पे होगी, जो वोटिंग होगी भाई डायरेक्ट वोट तो होगा नहीं ना, इनडायरेक्ट वोट हुआ था यहाँ पे। जो वोट होगा यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसलेबल वोट होगा, बाय मीन्स ऑफ
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब ये बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो हमारे वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, और एक कहाँ पे होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है और एक कहाँ पे होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो पहली मीटिंग हुई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह सब बन गई, और जो फिर इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ये किसने करवाई थी? ये करवाई थी हमारे डॉक्टर सचीदा, किसकी लीडर में हुई थी? उस टाइम पे प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। एक फॉरेन प्रैक्टिस थी सच्चिदानंद सिन्हा जी को कि जो सबसे ओल्ड मेंबर होगा और वो ओथ वगैरह दिला सकता है तो उसे आप प्रेसिडेंट बना दीजिए कुछ टाइम के लिए। बट बाद में जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे, वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो जुलाई से अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ हमारे, जुलाई से अगस्त 1946 में हमारे इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या क्या रहा था? जो आईएनसी थी उसने जीती थी 208 सीटें, ठीक है। आईएनसी ने जीती 208 सीटें। मुस्लिम लीग थी उसने जीती हमारी 73 सीट्स, और जो स्मॉल लीग्स थी, स्मॉल पार्टीज थी, उसने जीती हमारी 15 सीट्स, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये इलेक्शन का रिजल्ट था। और क्या हुआ था? जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 93 के 93 थे। उन्होंने कहा था कि वो किंग्स को खुद नॉमिनेट कर देंगे। अब आप खुद ही मान लो, एक को मैं एक कस्बे का राजा बना दूं आपको, तो आपका तो वहाँ मजे ही मजे है ना, आपका पूरा राज चल रहा है वहाँ, आप इसमें जो क्या आना चाहोगे? समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आया था, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। इतना ही हुआ था यहाँ पे। अब आइए स्लाइड में बढ़ते हैं। स्लाइड में देखो क्या था कि जो टोटल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी। उसमें से 296 सीट्स अलॉट हो गई थी ब्रिटिश को और 93 अलॉट हो गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। 296 जो ब्रिटिश को अलॉट हुई थी उसमें 292 मेंबर्स थे 11 गवर्नमेंट प्रोविनेंसेस के थे, और जो 4 थे वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस के थे, ठीक है। और हर एक ईच प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स वो अलॉट होगा पॉपुलेशन के बेसिस में। सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविनेंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। जो रिप्रेजेंटेशन होगी हर कम्युनिटी की वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा होगी और वोटिंग के द्वारा होगी बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। इतना समझ गया ना, पूरा स्लाइड में बता दिया, इससे ज़्यादा ही बता दिया था। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में बता रखा है कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो काम कैसे कर रही थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अपनी पहली मीटिंग रखी थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये जो मीटिंग हुई थी ये मुस्लिम लीग ने कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दी थी। और ये मीटिंग जो थी जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दी तो 211 मेंबर्स ने अटेंड करी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे। उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम के लिए फ्रेंच प्रैक्टिस में। फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सबसे ओल्ड मेंबर है जो कि ओथ वगैरह दिलवा सकता है उसको उस टाइम पे प्रेसिडेंट बना दिया जाए। बाद में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उनको इलेक्ट करा गया था प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और 2 एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया था असेंबली का, ठीक है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, इतना डिस्कस कर लिया, हाँ उसमें ही मैं पूरा बताऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन कब पास हुई? 1946 को पास हुई, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। इसमें क्या बोला गया, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करी और उन्होंने बोला कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इंडिया को गाइड करेगी और एक फॉर्म करेगी इंडिपेंडेंस नेशन। किसके बेसिस पे? इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं होगा, सोवरेन मतलब
फॉरेन कंट्रोल्स के अंडर में नहीं होगा। रिपब्लिक मतलब एक हेड होगा यहाँ पे कि वो रूल करेगा। और सेकंड क्या बोलता है, वेयर इन द टेरिटोरियल डेट नाउ कंप्राइजेस ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज डेट नाउ फ्रॉम द इंडियन स्टेट एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आर अंडर इंडिया एंड स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज एज अ विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कंट्री जो कि अभी इंडिया के अंडर में है और जो बाद में इंडिया से जुड़ना चाहती है, जो इंडिया के बाउंड्री में आ रही है, वो इंडिया का पार्ट हो सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है, यही बोला गया है इसमें, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। वेयर इन, अगर तीसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद द प्रेजेंट बाउंड्रीज or with such other as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall process and retain the status of autonomous units together with residuary power and exercise of all powers and functions of government and administration save and accept such power and functions as are vested in or assigned to the union as or inherited or implied by the union। देखो बहुत टफ लैंग्वेजेस हैं इसकी। ये पॉइंट सीधे सीधे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो टेरिटरीज आज की डेट में प्रेजेंट हैं और जो टेरिटरीज बाउंड्री शेयर कर रही हैं इंडिया के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, उसकी एक डिबेट होगी और वो रीऑर्गेनाइज करेंगी बाउंड्रीज़ को कि वो इंडिया का पार्ट हैं या नहीं है। वो ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगी, ठीक है, पर उनको पावर देगा यूनियन और सेंटर, समझ गए। वो बाद में डिसाइड होगा कि वो इंडिया का पार्ट है कि नहीं है। वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल। और जो मेन पावर है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जो मेन पावर है वो लोग देंगे इंडिया के, जो मेन पावर है वो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया आएगी। वेयर इन shall be granted and secured to all the people of India justice, social, economic and political equality of status of opportunity and before the law freedom of thoughts। ये क्या बोल रहा है, सिंपल, ये हमारे सब प्रीएम्बल में लिखा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाके इसको मॉडिफाई करके ही हमारा प्रीएम्बल बना हुआ है। वेयर बाई शैल बी मेंटेन्ड बाय द इंटीग्रिटी एंड टेरिटरी ऑफ द इंडिया सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ। इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे किस बेसिस में, लैंड, एयर एटसेट्रा में कोई भी विवाद वगैरह ना हो, ये सब मेंटेन होगा। और बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर लाया जाएगा। ये सब कब हुआ था, 22 जैन 1947 में, ठीक है, 22 जैन 1947 में हुआ था ये सब। और चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस, इतना पढ़ लेते हैं पहले, जो जो हमने पढ़ा ना इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पर वाइट बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज तो टफ ही है। इस टाइम तक पूरा बता दिया था मैंने। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ रहा हूँ। तो जो 211 मेंबर्स होंगे ना, मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने कह दिया था हम नहीं आएंगे, हम अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, सीधा सीधा उन्होंने ये कहा था। 211 सीटें थी, 211 में से मुस्लिम लीग कितनी जीता था भाई, जो मुस्लिम लीग सीट जीता था वो 73 जीता था, ठीक है। और 208 हमारी जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 208। और 3 अलग पार्टीज़ ने पहली कमीशन अटेंड करी, पहली जो मीटिंग थी वो अटेंड करी, ठीक है, पहली मीटिंग अटेंड करी, समझ गए ना। हाँ, जब उस टाइम पे बोल रहा था मैं, पहली मीटिंग अटेंड करी जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसके अंडर में हुई थी, ये हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद ने करवाई थी ये, ठीक है, जो कि हमारे उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम तक का, उस टाइम का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया हुआ था, ठीक है, समझ गए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था और पहली मीटिंग को अटेंड नहीं करा था। अगला पॉइंट की बढ़ते हैं। बाद में जो सच्चिदानंद सिन्हा ने कराई था, वो बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बन गए थे हमारे क्या, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब फिर क्या होता है, ये सब तो हो गया। अब फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने, 13 दिसंबर को, इतना पढ़ लिया, ये स्लाइड का हो गया, ठीक है, ये स्लाइड पूरी एक्सप्लेन कर दी मैंने वहाँ पे। बाद में क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को, बाद में मतलब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। यही आगे इसको मॉडिफाई करके हमारा प्रीएम्बल बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, हमारा प्रीएम्बल बनेगा। ये सारे पॉइंट्स हमारे प्रीएम्बल में भी हैं। इसने क्या बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी वो इंडिया की, वो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएगी, इंडिपेंडेंट राज्य बनाएगी। किसके बेसिस पे,
इंडिपेंडेंसी लाएगी, सोवरेन और रिपब्लिक। ठीक है, ये था इसका पहला पॉइंट। और क्या बोला गया? और बोला गया कि और ये फ्यूचर गवर्नेंस को भी डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी मेरी, वो फ्यूचर गवर्नेंस को भी डिसाइड करेगी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये तो सबसे पहले से ही पता चल रहा है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम ही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और क्या बोला गया इसके तीसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट्स में इसके बोला गया कि जितनी भी टेरिटरीज जो कि बाउंड्री शेयर कर रही हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं इंडिया को, और बाहर के स्टेट्स जितने भी इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया को। ठीक है, और चौथा पॉइंट में क्या बोला गया कि जितनी भी टेरिटरीज़ हैं प्रेजेंट में या जितनी भी टेरिटरीज़ हैं बाउंड्री शेयर कर रही हैं इंडिया के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट के बाद एक डिबेट होगी, उसके बाद हम रीऑर्गेनाइज करेंगे बाउंड्री को और डिसाइड करेंगे कि वो जो कंट्रीज टेरिटरीज़ हैं कि वो इंडिया का पार्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। समझ गए? ये था। और जो ये पावर होगी, जितनी भी पावर होगी, ये पावर कहाँ से आएगी? ये पावर आएगी लोगों से। ठीक है, लोगों मतलब पीपल से। ठीक है, समझ गए ना? और इसने कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको अपर लाया जाएगा। और क्या कहा गया कि इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करेंगे। कहाँ की इंटीग्रिटी को? लैंड की, सी को और भी जगह की। ठीक है, कि इंटीग्रिटी को हम अच्छे से मेंटेन करेंगे। ठीक है, यही चीज़ें सब बोली गई थी इसमें। और इसने कहा गया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है, इसी को आगे जाके जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, इसी को आगे मॉडिफाई करा और इसी के थ्रू हमारा प्रीएम्बल बना। समझ गए होगे आप? इजी था पूरा। अब बढ़ते हैं आगे मतलब बोला जाए कि इसके बाद आया था हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट। उसने कुछ चेंजेस बताए थे। अब वो चेंजेस क्या थे? पहला चेंजेस था कि जो असेंबली होगी वो फुली सॉवरेन बॉडी होगी। ठीक है, फुली सॉवरेन बॉडी होगी, मतलब बाहर का किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी मेरी, वो एक तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही है। ठीक है, एक काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ वो लेजिस्लेचर का वर्क भी करेगी, मतलब लॉ भी बनाएगी। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। पर जब वो लॉ बनाने का काम करेगी तो उसके चेयरमैन होंगे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, जीवी मावलंकर जी। ठीक हो गया ना? हाँ, जब ये लॉ बनाने का काम करती है, किसका काम करती है? डोमेन लेजिस्लेचर का। ये पहली बार कब करती है? ये करती है 17 नवंबर 1947 से लेकर कब से कब तक करती है? ये करती है फिर 17 नवंबर 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह ये काम करती है। और इसी दिन हमारे जो है वो साइन हो जाते हैं उसमें, और हमारा जो है, बट ये 26 जनवरी को बनाया जाता है, पर जो साइन थे वो 26 नवंबर को ही हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 389 थी। 389 में से क्या था कि जो 299 है वो हुई। 90 जो सीट्स थी वो पाकिस्तान की थी। ओके, 19 सीट्स पाकिस्तान की थी, उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने एक डिमांड करी कि जो मुस्लिम लीग है हमारी, वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। ठीक है, इसके अंदर यही चेंजेस हुए थे। तो जो 296 सीटें थी ना, जब 299 हो गई है, 299 में से जो 296 सीटें थी वो हो गई मेरी 229, और जो प्रिंसली स्टेट की 93 सीटें थी वो हो गई 70। एक चीज़ और बोली गई कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, एदर ज्वाइन इंडिया और एदर ज्वाइन मुस्लिम लीग, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एदर ज्वाइन इंडिया और आईएनसी को ज्वाइन करें या मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। ठीक है,
इसी के चक्कर में कुछ स्टेट ज्वाइन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम तो अकेले में मज़ा आ रहा है, हमारी अकेले की हुकूमत चल रही है, हम अपनी बाउंड्री क्यों बांटें, हम अपनी पावर शेयरिंग क्यों करें किसी दूसरे के साथ, ठीक है। तो जैसे JN कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जैसे ही वो अलग हुआ, तुरंत अलग होने के बाद पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज की डेट में भी था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऊपर के एरिया में आधा एरिया पाकिस्तान ने कर दिया। और फिर ये जो प्रिंसली स्टेट था, जो यहाँ का राजा था, वो इंडिया के पास आया और उसने JN नेहरू जी से शरण मांगी। उन्होंने कहा बचाओ बचाओ, तो इन्होंने बचाया। और आधा एरिया जो पाकिस्तान अभी भी कहता है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो यहाँ से हुआ था, उसकी हिस्ट्री ये थी, ठीक है। पढ़ लिया है पूरा, अब देख लेते हैं एक बार। चेंजेस, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट हुआ स्टेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड ऑन, ठीक है। द इंडिपेंडेंस एक्ट चेंजेस द पोजीशन। द असेंबली वॉज अ फुली सोवरेन बॉडी, जो कि बता दिया था, सारे आउटर कंट्रोल से फ्री रहेगी। द असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इन अदर वर्ड 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन, बता दिया था। 2 टास्क जो होंगे परफॉर्म करेगी अलग अलग डे में, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेगी, और जब लॉ का डोमिनियन लेजिस्लेचर का काम करेगी तो GV मावलंकर जी होंगे। दीज 2 फंक्शंस स्टिल 26 नवंबर 1949 तक ये फंक्शंस चलते रहे। द मुस्लिम लीग हेलिंग विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट द टोटल स्ट्रेंथ, ये बता दिया था। 389 थी, उसमें 299 हो गई, कश्मीर ने छोड़ दी थी 90 सीटें, पाकिस्तान ने, सॉरी। और क्या हुआ था, जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविनेंस की वो 90 से 70 हो गई थी, और ब्रिटिश प्रोविनेंस की 296 से 229 हो गई थी, ठीक है। 31 दिसंबर 1947 का डाटा है। कुछ अदर फंक्शन जो कि परफॉर्म करे गए थे वो क्या थे, कुछ अदर फंक्शन जो कि परफॉर्म करे गए थे वो क्या क्या थे, कि इंडिया जो है सोवरेन होने के बाद भी इंडिया ने बोला कि वो कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा, कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा। 1949 में बोला था ये, और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी गई। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 जी को, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा गया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा गया। और फिर क्या करा गया, 24 जैन 1950 को क्या करा गया, नेशनल एंथम भी अडॉप्ट करा गया, सॉन्ग भी अडॉप्ट करा गया, और राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट भी बनाया गया, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये याद कर लेना क्योंकि ये MCQ में पूछ लिया जाता है प्री में कभी भी। क्या था, सिंपल सी बात है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा गया था। 22 जुलाई 1947 को 22 से याद रख लो, 2 कलर होते हैं, एक बीच में वाइट, ऐसे याद रख लो। और 24 से नेशनल एंथम भी हुआ था, और सॉन्ग भी अडॉप्ट कर लिया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को वो भी बना दिया गया था प्रेसिडेंट। इसने टोटल कितना टाइम लिया, इसने लिए 2 ईयर्स 11 मंथ और 8 डेज लिए। और इसमें टोटल खर्चा कितने का आया, इसमें टोटल खर्चा आया 64 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 64 लाख रुपीज़ का इसमें खर्चा आया। और जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट हुई, वो कब आई, वो आई हमारी 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है, 1952 को, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, आगे बढ़ेंगे। आगे के लेक्चर्स में हमारा क्या आएगा, आगे के लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, वो कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनेक्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, एनफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं भी तो एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा इस लेक्चर में इतना ही था। हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या फंक्शंस थे, कैसे प्रीएम्बल आया हमारा, कैसे हमारा विभाजन हुआ, ये सब पढ़ लिया। एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा अपने दोस्तों के ज़रिए। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।